Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. इन टुडेस क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट टेक इनटू अकाउंट एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस. जो भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस जरूर आना चाहिए. डिस्कस क्यों आना चाहिए. So we have to discuss the sentence: economic growth with environmental preservation, economic growth with social justice. And you should also try to write these answers by yourself because the more you write, the more you improve. जितना खुद से ऐसे आंसर्स को लिखोगे उतनी इम्प्रूव करोगे. सो लेट्स सी द आंसर हाउ वी अप्रोच इट. जैसे हम हमेशा कहते हैं इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल्स या तो डिफाइन या तो कुछ फैक्ट्स. जैसे कि हम लोग कुछ फैक्ट्स लिखने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को लेते हुए So what is economic growth is measured in terms of GDP. What is GDP? Gross Domestic Product. तो जो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ उसको हम लोग जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं. बस जीडीपी का जो है काफी नैरो पर्सपेक्टिव होता है. जीडीपी इज often considered as very narrow perspective because it doesn't takes into account in long term consequences of environment and social well-being. It doesn't takes into account environmental preservation and social justice. जो भी जीडीपी है हम लोग जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं, जिससे होता हुआ ये कंट्री की कितनी जीडीपी है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है. पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फायदा है, क्योंकि जीडीपी एक नया पर्सपेक्टिव है तो जिसमें इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस को नहीं लिया जाता है अकाउंट में. सो this is the thing you must know, and by elaborating this sentence you can start your answer. This will be very nice. Now going to the body of the question. The first part deals with need for balanced economic growth with focus on environmental preservation. क्यों हमें बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ environmental preservation पे फोकस करना चाहिए. फर्स्ट वन इज sustainable resources management so that our resources are sustainably managed. अब क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना तो काफी हमारी जो रिसोर्सेस है वो अनसस्टेनेबल मैनेज होते हैं. काफी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज होता है. इंडस्ट्रीज खुल जाते हैं पर पता नहीं चलता है कि हमारे रिसोर्सेस उससे कितने ओवरली एक्सप्लॉयटेड हैं. तो उससे क्या होता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ही क्या होता है, तो ऐसे रिसोर्स को यूज करो कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के पास वो रिसोर्सेज बचे फॉर यूज. ओके, so that using the resources without compromising the ability of future generations to meet their own needs, so that by that resources future generation can meet their own need. So अगर आप रिसोर्स का वो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं रहेगा. सेकेंडली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. काफी बार क्या होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखते हैं, जीडीपी रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज को कहीं पर भी नहीं रखा गया है. ग्रीन हाउस इमिशंस हो रहे हैं, जो भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, pollution is taking place, but we are not taking these accounts in our economic growth. ठीक है, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री खोल के इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है भाई, जीडीपी बढ़ रही है, इंडस्ट्री खोल दो. पर इंडस्ट्री से कितनी ग्रीन हाउस इमिशंस हो रही है, कितनी पोल्यूशन हो रहा है, उस इंडस्ट्री की वजह से कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हम लोग देखते ही नहीं. सो वी मस्ट गो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे क्लाइमेट चेंज को नजर में रखा जाए और क्लाइमेट चेंज जो हो चुकी है उसको लेकर के अडेप्ट भी किया जाए ताकि फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स ना आ रही हो. फिरली इकोसिस्टम सर्विसेज. जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है उसमें हमें ऐसा देखना होगा कि इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो सब तक पहुंचे. जैसे विच इकोसिस्टम सर्विसेज, क्लीन एनर्जी, सॉरी क्लीन, हाँ यू कैन से क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले फूड में थ्रू न्यूट्रिएंट क्रॉप्स का ये वो. तो ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज जो है हमें किससे मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है.
अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेंगे तो क्लीन वाटर आप देख सकते हो पोल्यूटेड वाटर हो जाएगी। तो इसलिए हमें एनवायरमेंट को फोकस करना होगा। क्लीन एनर्जी वाटर से मिल रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी सन से मिल रहा है, तो अगर आप इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं करोगे तो फिर दिस इकोसिस्टम सर्विसेज विल बी कट ऑफ। जो भी हमारे ये, फिर आप जैसे न्यूट्रिएंट्स की बात की, न्यूट्रिएंट्स फूड हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो इन्हीं इन्वायरमेंट के वजह से हो रहा है। सो दिस थिंग्स विल बी नॉट रिजिलियंस टू नेचुरल डिजास्टर। जैसे इन्वायरमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर से काफी, जैसे मैंग्रोव्स का यहाँ पे एग्जांपल लो। मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टाइडल हाई टाइड्स, और यू कैन से साइक्लोन्स, कोस्टल साइक्लोन्स, जो भी साइक्लोन्स आते हैं उससे मैंग्रोव्स में बचाते हैं। बट यू in search of so much of economic growth as on perspective of GDP, अगर आप इस मैनग्रोव्स को काट के इंडस्ट्रीज लगा दो, क्या साइक्लोन से वो बचा पाएगी? सो वी नीड टू बी रिजिलिएंट टुवर्ड्स नेचुरल डिजास्टर। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, एनवायरनमेंट, आप कभी भी टूरिज्म जाते हो तो यू लव नेचर। सो अगर हमारी एनवायरनमेंट अच्छी रहेगी तो टूरिस्ट्स वहाँ पे आते रहेंगे, दैट विल क्रिएट a huge market. So for that also we need to have good economic growth, health and productivity. If there will be bad environment, it will directly leads to health problems, bad health. जैसे आप दिल्ली को देख लो, एयर पोल्यूशन है तो कितने लोगों को लंग की प्रॉब्लम्स हो रही है। पंजाब में उतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स से गया और फर्टिलाइजर्स की यूज हुई, कितने लोगों को कैंसर हो जा रहा है। तो उससे क्या लोगों पे हेल्थ की काफ़ी प्रॉब्लम होगी और उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी भी घटेगी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन पावर विल ऑल्सो डिक्रीज। So it will another need innovation in green technology. We need to focus on innovations and green technology so that it doesn't hamper our environment. We need to focus on international relations and trade based on this environmental preservation. Actually अगर आप ट्रेड की बात करें, अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ट्रेड के बारे में बात करें, जो भी इन्वायरमेंटल प्रिजर्व थिंग्स हैं, वहाँ पे ट्रेड अगर उनकी होती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर ये इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहेगा तो इट विल गिव अस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी मान के चलो कि कुछ भी है, कोल ही है, कोल की बात से समझते हैं, आप कोल को पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अधिक हो जाएगी, पर इन फ्यूचर में शायद वो रहेगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा उनके हाई एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। और इससे क्या हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ कोल के यूज होने से ग्रीन हाउस एमिशंस भी हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी निकल रही हैं। सो इसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी नहीं रहेगी, शॉर्ट टर्म तो रहेगी पर लॉन्ग टर्म रहेगी। एथिकल एंड मोरल इम्पेरेटिव, एज ए इथिक्स और मोरलिटी की बात करें तो उसमें भी ये इकोनॉमिक रीजन से बियॉन्ड है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। We don't need an economic reason for preserving our environment. It is our duties to preserve our nature and environment because we are living on this planet because of that. So उसके लिए कोई economic reasons की जरूरत नहीं चाहिए कि भाई इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उसे काट दो, नहीं, हमें इकोनॉमिक को अलग ही रखो environment से। We need, it is our duty, it is our ethical and moral duty to preserve it. So ये सारे कुछ points मैंने लिखे थे for preservation of environment and economic growth। आप भी जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं इसमें आप लिख के बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्लस हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, मैं समझ पाऊंगा क्या क्या पॉइंट सोच रहा हूँ, तो इट विल हेल्प। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो इट इज आस्किंग बोथ इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन पे तो हमने बात कर ली क्यों करना चाहिए। Now moving to social justice, inclusive growth, ताकि जो भी जैसे हमारे जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं या जो भी वनरेबल सेक्शंस हैं उनका भी ग्रोथ है। ऐसा नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया हमने और सिर्फ जो रिच है वो रिच हो रहे हैं, पुअर आर गेटिंग पुअर। सो वी डोंट नीड दैट टाइप ऑफ ग्रोथ, वी नीड ए इंक्लूसिव ग्रोथ जहाँ पे सबको मार्जिनलाइज और वनरेबल्स को भी बढ़ावा मिले। पॉवर्टी रिडक्शन, वी नीड टू रिड्यूस पॉवर्टी। अगर आप पॉवर्टी रिडक्शन करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करते हैं, सो इट विल इनहेंस आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी मैन पावर की बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर, हाउसिंग। अगर ये बेसिक सर्विसेज सबके पास रहती हैं तो ऑब्वियसली देयर, अब जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है ठीक से और आप उसको बोल रहे हो भाई तुम साइंटिस्ट बन के रिसर्च करो, इकोनॉमी ग्रो कराओ,
That is not possible. So we should be there should be access to basic services to everyone so that our economy grows and manpower productivity, the productivity of every citizen increases. Fair labor practices. In every economy there should be fair labor practices. यानी कि इंडस्ट्री खोल दिया ग्रोथ के लिए और उसमें जबरदस्ती का हम अनफेयर प्रैक्टिसेस करके लेबर को यूज करें, लेबर को ठीक से पैसे नहीं दे रहे हैं, सो दिट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर आवर इकोनॉमी. फेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आप जैसे कि जो लेबर राइट्स हैं उनका ठीक से पालन हो, the labor rights should be followed, reasonable wages should be given, the wages that they required giving, safe working conditions should be provided. So these things are needed. Social safety nets, we need to implement social safety nets, and these social safety nets can protect our economy from downturns. डाउनटर्न, जब इकोनॉमी के डाउनटर्न होगी तो ये सेफ्टी नेट्स हमें बचाएंगे. जैसे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमें देनी होगी, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनकी बेनिफिट्स देनी होगी, फूड असिस्टेंस हमें देना होगा, हेल्थ केयर देना होगा. सो दिस सेफ्टी नेट्स आर रिक्वायर्ड. और अगर ये सेफ्टी नेट्स नहीं हो तो कभी इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है तो देयर विल बी नो फूड, देयर विल बी नो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सो इट विल बी वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी. फेयर टैक्सेशन, देयर शुड बी फेयर टैक्सेशन इन द इकोनॉमी. जो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? द मोर यू अर्न द मोर यू विल हैव टू गिव टैक्स. द वेल्दियर citizen of the society they will give high taxes as compared to the lower constituent. इससे क्या होगा कि जो इनकी जो टैक्सेस है दिस कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर मेजर्स ऑफ vulnerable citizens or poorer citizens. So the fair taxation system is always helpful. Empowerment and participation, everyone should be empowered, every individual should पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. जो भी हमारा इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग उसमें पार्टिसिपेट उन्हें एम्पावर किया जाए, स्पेशली टू वुमेन एंड मार्जिनल सेक्शंस. जो मार्जिनाइज सेक्शन से ह्यूमंस उनको एम्पावर किया जाए, उन्हें हर एक फील्ड में पार्टिसिपेशन किया जाए, फ्रॉम इंक्लूडिंग पॉलिटिकल टू साइंस, इन एवरी फील्ड. सो दैट विल आल्सो हेल्प आवर इकोनॉमी. सो इसमें भी अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लग रहे हैं तो यू कैन कमेंट. सो ये तो बात होगी बॉडी की, हमने काफी अच्छी बॉडी लिख ली है. नाउ इट कम्स टू कंक्लूजन. Whenever you write a good body, just try to conclude with a simple positive sentence, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. Ultimately, a balanced economic approach, a balanced approach to economic growth that incorporates social justice and sustainability principles can lead to more equitable and sustainable society. So, a balanced economic growth taking into account the environment and social justice will make a more sustainable society. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाएँ. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.